मेरे हर वीडियो में आपको एक कमेंट जरूर मिलेगा जो कहेगा कि 16वीं शताब्दी का पाठ हनुमान चालीसा पृथ्वी और सूर्य के बीच की सटीक दूरी बताता है। ये आइडिया इतना पॉपुलर है कि ये एक फिल्म में भी था। युग सहस्त्र योजन क्या हुआ? 9 कोटि 60,000 मील। धरती से सूरज तक का फासला, और ये सब हनुमान चालीसा जैसी प्राचीन किताब में दर्ज है। क्या ये सच है? अगर नहीं तो हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कैसे जान सकते हैं? हम उस जगह की दूरी कैसे मेजर करते हैं जहां हम नहीं पहुंच सकते? अगर हम 2 पॉइंट्स से बाहर हैं, तो उन पॉइंट्स के बीच की दूरी मेजर करना आसान है, लेकिन अगर हम उन पॉइंट्स में से एक के ऊपर हैं, तो हम उनके बीच की दूरी कैसे मेजर करेंगे? आइए इस वीडियो में जानें। हनुमान चालीसा 16वीं शताब्दी का एक भक्ति पाठ है जो कवि तुलसीदास ने लिखा है, जिसमें हिंदू भगवान हनुमान की प्रशंसा में 40 छंद हैं। उनमें से एक श्लोक ये कहता है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लिलियो तही मधुर फल जानू। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि एक कहानी है कि हनुमान जब बच्चे थे तो वो सूरज को फल समझकर उसकी तरफ आसमान में उड़ गए थे। ये श्लोक उसी कहानी को रेफर करता है। ये शब्द युग सहस्त्र योजन सूर्य से दूरी बताता है। युग का मतलब है 12,000 साल और सहस्त्र हजार के लिए एक संस्कृत शब्द है और योजन को 8 मील के बराबर माना जाता है। अगर आप इन 3 संख्याओं को गुणा करें तो आपको 9.6 करोड़ मील या 154 मिलियन किलोमीटर मिलते हैं। और आधुनिक तरीकों से हम जानते हैं कि सूर्य की दूरी 151 मिलियन किलोमीटर है, जो इससे केवल 2% कम है। ये संख्या आश्चर्यजनक रूप से करीब है। तो क्या उनको इस बारे में पता था? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को सिर्फ इसीलिए देख रहे हैं ताकि वो नाराज होने का कारण ढूंढ सके। मेरा उद्देश्य किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये केवल उन संकेतों की गलत एक्सप्लेनेशन को ठीक करने के लिए है। सबसे पहले हमें खुद से 2 सवाल पूछने चाहिए। एक भक्ति ग्रंथ आखिर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मेजर करने की बात क्यों कर रहा है? और जो चीज हमारे सामने होती है उसकी दूरी हम कैसे नापते हैं? सूर्य से दूरी का सबसे पहला मेजरमेंट 1672 में जियोवानी कैसिनी ने दिया था। यह उसने कैसे किया? उसने तब तक इंतजार किया जब तक मंगल ग्रह ऑपोजिशन में नहीं आ गया। इसका मतलब है कि मंगल सूर्य के ठीक अपोजिट दिशा में है। दोपहर के समय अगर आप सूर्य को आकाश के टॉप पर देख रहे हैं तो आधी रात को आप मंगल को आकाश के टॉप पर देखेंगे। याद रखें कि यह वो समय था जब यूरोप में हेलियोसेंट्रिज्म बहुत पॉपुलर हो गया था और केपलर के लॉस प्रकाशित हो चुके थे। केपलर का तीसरा लॉ किसी ग्रह की सूर्य से एवरेज दूरी और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाली टाइम पीरियड के बीच मैथमेटिकल संबंध बताता है। तो हमारे पास दूरियों के रेशियो की टेबल है, लेकिन हम कोई एक दूरी नहीं जानते हैं। यहाँ पर कैसिनी ने अपना योगदान दिया। उसने सोचा अगर वो इन दूरियों में से किसी एक को भी मेजर कर सके तो हमें तुरंत ही पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के साथ ही बाकी सभी दूरियों का भी पता चल जाएगा। वो पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच की दूरी मेजर करना चाहता था, पर उससे क्या फायदा होगा? आइए कुछ बेसिक अलजेब्रा करें। मान ले कि ये दूरी x है और यह y है। कैसिनी y-x मापने की कोशिश कर रहा था और केपलर के तीसरे नियम से हम जानते हैं कि y को x से डिवाइड किया जाता है। यहाँ 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल हैं। इसे सॉल्व करने पर हमें सूर्य की दूरी मिल जाएगी। ये आसान हिस्सा है। कठिन हिस्सा इस y-x दूरी का पता लगाना है जो मंगल ग्रह की दूरी है। कैसिनी ने ये कैसे किया? मैं चाहता हूं कि जब आप ये देख रहे हो तो आप मेरे साथ एक प्रयोग करें। अपना अंगूठा अपने सामने रखें। अब हम आपके हाथ को मेजर किए बिना ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि यह कितनी दूर है। सबसे पहले इसे इस प्रकार एक समय में एक आंख से देखें। आपको क्या दिखा? आपको अपना अंगूठा आगे पीछे होता हुआ दिखेगा। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, आपका अंगूठा 2 अलग अलग दृष्टिकोणों से। ये कोणीय परिवर्तन लंबन या पैरेलैक्स कहलाता है। अब अगर आपको ये एंगल और ये दूरी पता है तो आप इस दूरी का पता लगा सकते हैं, यानी आपका अंगूठा कितनी दूरी पर है। कैसे? सिंपल जियोमेट्री। ये एक सर्कल है और L r थीटा के बराबर है। आपको L पता है, ये आपके 2 व्यू पॉइंट्स के बीच की दूरी है, या फिर आपकी दोनों आंखें कितनी दूर है। आपको थीटा पता है। कैसे? सुनिश्चित करें कि आपका बैकग्राउंड इतनी दूर हो कि वो आपके 2 व्यू पॉइंट्स के बीच में ना आए। अब रेफरेंस के रूप में इस पर कुछ पॉइंट्स का यूज करें और दोनों व्यू पॉइंट से इसके और अपने अंगूठे के बीच के एंगल को मेजर करें। तो आपकी राइट आंख के लिए यदि अंगूठा आपके रेफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में थीटा एंगल पर है और आपकी लेफ्ट आंख के लिए ये क्लॉकवाइज है,
तो आप ये पता लगाने के लिए कुछ जियोमेट्री का उपयोग कर सकते हैं कि वो एंगल थीटा कितना है। चलिए, हमने अभी आपके अंगूठे की दूरी नापी है, r=L/θ। कैसिनी ने मंगल ग्रह की दूरी नापने के लिए भी बिल्कुल यही किया था। कैसिनी ने पृथ्वी पर दूर दूर स्थित दो बिंदुओं को अपनी दो आंखों के रूप में यूज किया, फ्रांस के पेरिस और दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना में केयन। उसने दूर तारों के बैकग्राउंड में मंगल के एंगल डिस्प्लेसमेंट को मापने के लिए पैरेलैक्स का यूज किया। पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी का पता भी वैसे ही लगाया गया जैसे मैंने आपको दिखाया है, और उसी तरह से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का भी पता लगाया गया। ये लगभग 138 मिलियन किलोमीटर निकला। ये वर्तमान में मेजर किए गए वैल्यू से 9% ही कम है। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक कैसिनी से और एक हनुमान चालीसा से। तो आपको इसे कैसे देखना चाहिए? अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि कैसिनी की वैल्यू हनुमान की वैल्यू से कम एक्यूरेट है, जो कि सिर्फ 2% कम है, और इसलिए कैसिनी का मेथड कम वैल्यूएबल था। मैं नहीं मानता। इस मेथड से जो हमें फायदे मिले वो अंतिम वैल्यू से कहीं ज्यादा है। ये हमें इस दूरी की कैलकुलेशन के लिए एक लॉजिक, एक तकनीक देता है जो इसे रिपीटेबल बनाता है। पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी व्यक्ति किन्हीं दो पॉइंट्स और किसी अन्य ग्रह का उपयोग कर सकता है। उसकी पाई हुई वैल्यू कितनी एक्यूरेट है ये इस पर डिपेंड करता है कि उसी प्रोसेस का उपयोग करके उसका लिया हुआ मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है। अब आइए हनुमान के उत्तर पर नजर डालें। इस श्लोक से हमें जो कुछ मिलता है वो फाइनल वैल्यू है। इसकी कैलकुलेशन करने का कोई तरीका नहीं है, जिसका मतलब है कि हमें बस एक संख्या दी गई है और हमें विश्वास के साथ इसे लेने के लिए कहा गया है कि ये सही है। लेकिन हम इसका पता कैसे लगाएंगे? हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कोई और आ जाए और वास्तव में दूरी मेजर करके कैलकुलेशन न कर ले और एक विश्वसनीय वैल्यू प्राप्त न कर ले, और फिर हम बोले कि ये वैल्यू हमारे पास हमेशा से थी। इससे किसका भला हो रहा है? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मैंने इस सब पर आगे ध्यान नहीं दिया जब तक मैंने ये ट्वीट नहीं देखा था। स्पीड ऑफ लाइट का मेंशन ऋग्वेद में मिलता है। उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की और इस एक्यूरेट वैल्यू पर पहुंचे। उन्होंने दूरी की वही यूनिट ली जो हनुमान चालीसा में है, योजन, और उन्होंने एक योजन को 9 मील लिया है। पर रुकिए, हनुमान चालीसा में तो एक योजन को 8 मील लिया है। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। आइए थोड़ा और गहराई में बात करते हैं। योजन एक ऐसी यूनिट है जिसके वैल्यूज बदलते हैं डिपेंडिंग हम उसको कहाँ यूज कर रहे हैं। सम्राट अशोक ने 4th सेंचुरी BC में इस योजन के लिए 4.3 मील का प्रयोग किया था। 4th सेंचुरी का सूर्य सिद्धांत योजन को 5 मील के बराबर मानता है, और 14th सेंचुरी के मैथमेटिशियन परमेश्वर इसके लिए 8 मील का उपयोग करते हैं। मुझे 4 मील से लेकर 9 मील तक की वैल्यू के लिए योजन के अलग अलग यूज मिले हैं, और ऐसा लगता है कि चुनी गई वैल्यू वही होती है जो हमें अंतिम परिणाम दे सके। क्यों न तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कोई आधुनिक विज्ञान का यूज करके सही वैल्यू को डिस्कवर न कर ले। जीनियस। मुझे केवल योजन में ही ऐसे मुद्दे नहीं दिखते। ये शब्द युग बोला गया है कि युग 12,000 वर्षों के बराबर है। यदि आप सूर्य सिद्धांत को देखें तो आप देखेंगे कि यह वर्ष नहीं है, ये 12,000 दिव्य वर्ष है, और एक दिव्य वर्ष 360 वर्षों के बराबर होता है। तो वास्तव में एक युग 4.32 मिलियन वर्ष होना चाहिए, है ना? तो फिर 12,000 ही क्यों? 4.32 मिलियन क्यों नहीं? शायद इसलिए क्योंकि यह आपको सही उत्तर नहीं देता, और आपकी कैलकुलेशन में वर्ष यूनिट का भी यूज किया गया था। तो अंतिम उत्तर में ये कहाँ है? इसे बहुत आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके बारे में जरा रैशनल रूप से सोचें। अगर इस भक्ति पुस्तक में गलत यूनिट्स का उपयोग करके बहुत ही एक्यूरेट सूर्य की दूरी मेंशन है, तो दो संभावनाएं हैं। जिसने भी इसे लिखा उसके पास दिव्य अलौकिक ज्ञान और चीजों को मेजर करने की अद्भुत क्षमता थी, या फिर किसी ने उन वैल्यूज को बदला और एडजस्ट किया और जो सटीक उत्तर देंगे उनको चुना, वो भी एक्चुअल वैल्यू पता चलने के बाद। और जिन लोगों ने इसको ढूंढा, जो पहले से चाहते थे कि यह सही हो, उन्होंने बिना 2 बार सोचे इसको ले लिया और वे इसके साथ चलते गए। और अब यह इतनी बार कहा जा चुका है कि लोग इस पर विश्वास करने लगे हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सी संभावना के सच होने की अधिक संभावना है? एक और बात जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए वो ये है, ये भक्तिपूर्ण छंदों का एक सेट है। आप यहाँ विज्ञान खोजने का प्रयास क्यों करेंगे? सच कहूँ तो इस वैल्यू के बारे में कुछ भी साइंटिफिक नहीं है। इनफैक्ट इसकी तुलना सूर्य से दूरी की उन वैल्यूज से नहीं करनी चाहिए जो हमें साइंटिफिक तरीकों से मिली है। लेकिन मैं ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हूँ क्योंकि बहुत से लोग इसे सीरियसली ले लेते हैं। यदि यह आर्यभट्टीय जैसी साइंटिफिक किताब का हिस्सा होता
तो मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता। आर्यभट्ट जैसे लोग महान एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में अद्भुत योगदान दिया और उनकी डिस्कवरीज को ऐसे बेतुके दावों से ढक दिया गया है। अगर आप आर्यभट्ट के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैंने उन पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक याद रखें, साइंस इज डोप।